नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप लोगों का हमारे विभू क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ठीक है, आज की वीडियो में हम सभी लोग अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में ये वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग कक्षा 10 के लिए बहुत ही उपयोगी चैप्टर है। ठीक है, इसमें के इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो अतः आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा और आप लोगों का, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, तो हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि जब हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं, यानी किसी वस्तु के यदि शिखर को देखते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, हम उसके शिखर को ही देखेंगे या फिर उसके जो हमारा आधार होता है, आधार यानी कि हम लोग पाद बिंदु बोलते हैं जिसको, यानी कि मान लीजिए ये एक टीवी टावर है। ये क्या है? ये टीवी टावर है। ठीक है, एक टीवी टावर है। अब इसके यदि हम यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पाद बिंदु। क्या बोलेंगे? पाद बिंदु, या बोलेंगे हम लोग भैया आधार बिंदु। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? आधार। ठीक है, आधार बिंदु। ठीक है, इसे हम लोग आधार बिंदु बोल सकते हैं या पाद बिंदु बोल सकते हैं। इस चीज को हम लोग जो टावर का एकदम शिखर, एकदम मतलब चोटी होगा, इसको हम लोग बोलेंगे शिखर। क्या बोलेंगे? शिखर। इस चीज से हम लोग एक नई चीज सीखने वाले हैं कि हमारे जो नेत्र से जो एंगल बनता है, उस एंगल का नाम क्या बताना पड़ेगा, मतलब नाम क्या होगा। इससे हम यही सीखने वाले हैं। मान लीजिए हम इस आधार के क्षैतिज रेखा से, इस आधार के क्या क्षैतिज रेखा से, इसे क्षैतिज रेखा हो जाएगी। यहां से यदि हम लोग क्या करते हैं, इसे यदि हम लोग देखते हैं, इस टावर के क्या, किसको देखेंगे हम लोग? शिखर को। जब हम लोग टावर के शिखर को यदि हम देखेंगे, जब, ठीक है, इस बिंदु से, यहाँ पे मान लीजिए हम लोग हैं, इस बिंदु से हमारा नेत्र देखना शुरू किया, तो हम लोगों ने क्या देखा? टीवी का ये टावर देखा। टावर का क्या देखा? शिखर को देखा। तो जब शिखर को हम लोग यहाँ से आधार से, यानी नीचे से जब हम किसी वस्तु को ऊपर देखते हैं, जब भी नीचे से हम किसी वस्तु को जब ऊपर देखेंगे, तब हमारा क्या बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। क्या बनेगा भैया? उन्नयन कोण बनेगा। हाँ, जैसे इसको अच्छे से समझ लीजिए। उन्नयन यानी कि जब हम अपने नयन को क्या करें? ऊंचा करें, तो हमारा उन्नयन कोण बनेगा। जब हम अपने नयन को, अब मान लीजिए हम लोग टीवी टावर पे बैठे हुए हैं, या फिर कोई ये मीनार है, मान लीजिए टीवी टावर को छोड़ो, अभी मान लो कोई मीनार है, मीनार के ऊपर हम चढ़ गए। अब यहाँ पे कोई बिंदु है या फिर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है। जब यहाँ पे कोई व्यक्ति यदि खड़ा होगा, यानी कि हम लोग नीचे से देखेंगे ऊपर शिखर को, तो उन्नयन कोण बनेगा। जब हम लोग शिखर से इस बिंदु को देखेंगे, तो अवनमन कोण बनेगा। क्या बनेगा? जब हम लोग यहाँ से देखेंगे, यहाँ से जब इस बिंदु को देखेंगे, किस बिंदु को? इस बिंदु को जब देखेंगे, तब कौन सा कोण बनेगा बच्चों? अवनमन कोण। अवनमन कोण बनेगा। यानी कि अपने नयन को हम लोग क्या करें? नमन माने नीचे कर रहे हैं। अपने नयन को जब हम लोग नीचे, यानी कहने का हमारा मतलब ये है, अब इसका ये तात्पर्य मत समझिएगा अवनमन मतलब नीचे देखना होता है, ये नहीं। हम आप लोगों को समझाने के लिए कब अवनमन बनेगा, कब उन्नयन बनेगा, तो ये चीज जो है आप लोगों को समझाने के लिए हम केवल बताए हैं। यहाँ से जो होगा एक क्षैतिज रेखा ऐसे खींचा जाएगा। अब हमारा नेत्र जो है इस क्षैतिज रेखा से कितना झुकाव है, जो झुकाव होता है यहाँ से झुकाव होगा, यानी कि ये थीटा माना जाएगा। ये झुकाव, ये थीटा आएगा, तो यहाँ का जो एंगल होगा, ठीक है, वही इसी को हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। यहाँ का जो एंगल बनेगा, मान लो यहाँ पे बन सकता है आपका 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री बन सकता है, 45 डिग्री भी बनता है, पर 0 और 90 नहीं बनेगा। जब हम लोग उन्नयन कोण, जब यहाँ से किसी वस्तु को हम लोग शिखर को देखेंगे, किसी वस्तु के शिखर को देखेंगे, तो उन्नयन कोण बनेगा। तो उन्नयन कोण यहाँ नहीं बनता है, इस क्षैतिज रेखा के सीधा ये जो रेखा जो कट जाती है, इसके बीच का जो कोण बनेगा, यहाँ जो बनेगा, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। तो
आप उम्मीद करेंगे आप लोग उन्नयन कोण अवनमन कोण अच्छे से समझ लिया है। बस यही मेन है। और एक चीज जो है आप लोगों को अच्छे से समझना है, जब भी हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में आप लोगों को बताया गया है कि इस त्रिकोणमिति में केवल किस त्रिभुज का जिक्र किया जाता है, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज आप लोग पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक है, त्रिकोणमिति में आप लोगों को केवल पढ़ने को मिलेगा समकोण त्रिभुज। हाँ, बाकी भी त्रिभुज पढ़ते हैं त्रिकोणमिति में, पर उसको समकोण बना के ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आप त्रिकोणमिति में देखिए ध्यान से, त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज से कहते हैं जिसमें एक कोण क्या होगा, 90 अंश का होगा। और एक चीज याद रखिएगा, जो 90 अंश का ये कोण होता है, ठीक है, त्रिभुज पहले समझ लीजिए, ऐसा त्रिभुज, ठीक है, यानी त्रिभुज समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो, 90 अंश हो। तो आप लोगों को अच्छे से स्मरण होगा, याद होगा कि आप लोगों को बताया गया पिछली कक्षाओं में, जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 100 कितना होता है, 80। अब ये बेचारा अकेले ही 90 हो गया है, बाकी इन दोनों का सम किसी भी प्रकार से चाहे 60 लो चाहे 30 लो, मिला के कितना होना चाहिए, 90, चाहे 45 लीजिए आप, 45 लेंगे, ये 45 बनेगा, ये 45 बनेगा, ये 90, यानी 90 180 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है 60 बन गया, 60 बन गया, ये 90, तब तो ज्यादा हो जाएगा। 180 से जैसे ज्यादा हो तो त्रिभुज थोड़ी ना होगा। त्रिभुज का नियम क्या, ऐसे त्रिभुज जिनके अंतःकोणों का योग क्या हो, यानी 3 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिनके अंतःकोणों का योग 180 यानी कि 180 हो, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में जब हम लोग देखेंगे, एक जो है 90 अंश की क्या है भुजा, मतलब 90 अंश का एक कोण है, 90 अंश के ठीक सामने के कोण को हम लोग क्या, मतलब भुजा को क्या बोलेंगे, 90 अंश, यानी कि कह सकते हैं बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, अर्थात क्या होती है, कर्ण। क्या होगी, कर्ण। तो ये क्या होगा आपका, जिस भी त्रिभुज के जिस कोण को आप थीटा मानोगे, अगर इस को थीटा मानते हो, इस कोण को थीटा मानते हो, मान लीजिए हम नाम दे दे रहे हैं ए है, बी को हमने 90 मान लिया, सी। यदि हम ए को थीटा मानते हैं, इसको थीटा मानते हैं ए को, यदि हमने ए को थीटा माना तो इसके ठीक सामने की भुजा, इसके ठीक सामने की भुजा कौन है, बीसी। कौन है भैया, बीसी। बीसी हमारा क्या बन जाएगा, लंब। क्या बनेगा, लंब। ठीक है, अब बचा क्या है, समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं जिनका नाम होता लंब, कर्ण, आधार। आधार, लंब, कर्ण, ऐसे होता। तो ये क्या बन जाएगा, ये आधार। क्या बनेगा, ये आधार आपका हो जाएगा। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। अब इसे लंब, कर्ण और आधार को लेके हमारे पास 3 अनुपात मिलेंगे। 3 नहीं, त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। आप लोगों को पीछे वीडियो में पढ़ाया गया, अगर आप लोगों को समझना हो, उसको सीखना हो, तो आप पिछली वीडियो को जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अब इस चीज को समझेंगे हम लोग। ठीक है, त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से अनुपात होते हैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा। अब ठीक साइन का अपोजिट उल्टा कॉसेक थीटा होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक थीटा, और टैन का उल्टा कॉट थीटा होता है। पर हमें कोसेक, सेक और कॉट का इसमें प्रयोग नहीं करना है, बस केवल करना है तो करना है किसका, साइन का और कॉस का और किसका, टैन का। तो भैया इनमें रिलेशन देख लीजिए समकोण त्रिभुज में, यदि लंब और कर्ण का रिलेशन आए, यदि लंब और किसका आ जाए, कर्ण का रिलेशन अगर आए, यानी कि लंब और बटे कर्ण अगर आए, लंब और कर्ण का अगर अनुपात आता है, तो हम लोग सीधा सीधा क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे। यदि आएगा आपका आधार, ठीक है, यदि आधार और क्या कर्ण अगर आता है, तो सीधा क्या लगा देंगे हम लोग, कॉस लगाएंगे। अभी लगाने के बारे में बताएंगे, बस इतना समझिए, जब आधार और कर्ण के अनुपात को पूछा जाएगा तो हम कॉस थीटा ही लगाएंगे। और टैन थीटा का क्या होता है अनुपात, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इन 3 चीजों को आप लोगों को अच्छे से समझना है। और थोड़ा सा जो है आप लोगों को त्रिकोणमिति का टेबल है, ठीक है, उसको पढ़ लेना है। उसको भी हमने बताया पिछली वीडियो में, पीछे की वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया गया, उसको भी आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ।
सवाल मेरा पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है प्रश्नावली 9A में 9.1 समझ सकते हैं या फिर 9 समझ सकते हैं। पहला सवाल दिया गया है, पहला सवाल दिया है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, पहला सवाल कहा है भूमि के एक बिंदु से, एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, ठीक है, पाद बिंदु, ठीक है, से 30 मीटर, से 30 मीटर, 30 मीटर की दूरी पर है, की दूरी पर है, ठीक है। यानी कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितना दूरी पे है, 30 मीटर, 30 मीटर दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। हाँ, तो पहला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को अगर आप लोगों ने बढ़िया से समझ लिया तो इसके जैसे कई सवाल आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। इस सवाल को लिख के इसलिए बताया गया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। मान लीजिए आप एक बना दीजिए मीनार, मीनार पहले बना दीजिए। मान लीजिए ये आपकी क्या है, मीनार है जिसकी ऊंचाई हमें अभी पता नहीं है, ठीक है। और इस मीनार के पाद बिंदु यहाँ होगा, शिखर यहाँ पे होगा। शिखर ऊपर होता है, टॉप यानी शिखर, और जो आधार होता है उसे हम लोग पाद बिंदु बोलेंगे, ठीक है, जो जमीन पे सटा हुआ होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर बोला है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 3 मीटर दूरी पर है। क्या मीटर, 3 मीटर, यानी कि मीनार के पाद से यहाँ पे भैया एक बिंदु है जो इसके बीच की, मीनार के पाद और इस बिंदु के बीच की दूरी कितना दिया है, 30 मीटर। कितना दे रखा है, 30 मीटर। और फिर बोला मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या डिग्री है, 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, 30 डिग्री। यानी कि इस बिंदु से यदि मीनार के शिखर को देखा गया, यदि किसको देखा गया, मीनार के शिखर को देखा गया। शिखर पे मान लेते हैं हम पॉइंट कर देते हैं, ए पॉइंट शिखर है, बी पॉइंट पे ये ए भी एक हमारी मीनार है, और बी बिंदु से सी बिंदु पर कोई 30 सेंटीमीटर एक सी बिंदु है कोई। यहाँ सी बिंदु से मीनार के शिखर को यानी कि ए बिंदु को देखा गया है, ठीक है। उसके अंदर का जो कोण बना है, कितना डिग्री बना है, 30 अंश। तो भैया आप लोगों ने इसके थ्रू लगाना है। ये जो हमारे पास एक इमेज है, इसका जो मतलब इसी से ही हमें इसको लगाना है। तो मीनार की क्या ज्ञात करना है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई मतलब ए से बी की ये दूरी, ऊंचाई को एच से हम लोग प्रदर्शित कर देते हैं। तो हाँ, अब हम पहले बताए थे इस समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग जो है हमें इन फार्मूलों को तीनों को ही रखना है। तो हमें देखिए ये तो 90 डिग्री बना, ये 90 डिग्री बना। इसके सामने की ठीक भुजा ये बन गया कर्ण, ठीक है। ये इसको थीटा मान लो, इसके थीटा के सामने की भुजा ये बन गया हमारा लंब, ठीक है। ये बचा बेचारा हमारा आधार। तो हमें लंब ज्ञात करना है, आधार दिया गया है। लंब और आधार का रिलेशन किसके साथ में है, लंब और आधार का रिलेशन हमारा tan के साथ में है। तो बच्चों tan ही अक्सर लगाया जाएगा, बाकी जो है किसी कंडीशन में ही साइन और cos बहुत कम लगता है। लेकिन जब ऊंचाई की, अगर ऊंचाई हमें ज्ञात करना हो, आधार अगर हमें पता हो, तो सीधा सीधा हम tan लगाएंगे। तो tan अब किस प्रकार से लगाएंगे हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ लगाएंगे, क्या लिखा गया है, tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार।
तो भैया tan थीटा, थीटा के जगह पे क्या है 30 है, तो tan 30 अंश बराबर लंब, लंब हमें क्या रखना है h, ठीक है। आधार अपना कितना दिया गया है 30, आधार कितना दिया गया है 30, तो tan 30 अंश का मान आप लोगों को याद करना पड़ेगा। आप लोग जो है आप लोगों के बुक में दिया गया है त्रिकोणमिति का सारणी, त्रिकोणमिति की सारणी है, उसे आप लोगों को अच्छे से याद करना है, ठीक है। tan 30 अंश का वैल्यू होता है 1/√3, 1 बटा में क्या होता है √3 बराबर h बटे 30, 30 का गुणा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 30 और बराबर इसका गुणा इसमें कर देंगे, चाहे मतलब इसको इसे कर दीजिए, ठीक है। तो 30 बटे कितना आ जाएगा √3 और बराबर में क्या हो जाएगा h। तो यहाँ अब h का वैल्यू तो इतना हो नहीं सकता, तो हम लोग इसको क्या करेंगे परिमेयीकरण करेंगे। यहाँ लिखा गया है 30 बटे √3 परिमेयीकरण करेंगे, ठीक है। जब भी हमारा हर में यदि अंडर रूट में यानी अपरिमेय संख्याएं यदि आती हैं हम परिमेयीकरण करके उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा अपना कितना 30 √3 बटे √3 गुणे √3 बराबर कितना आ जाएगा 3, इसको काट दीजिए आ जाएगा कितना 10 √3, ये आ गया किसका मान h का मान, ये किसका मान आ गया h का मान आया। तो इस प्रकार से हमारा ये पहला सवाल था, ठीक है। बहुत ही बढ़िया से आप लोग अच्छे से समझिएगा, जहां कोई दिक्कत परेशानी होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी डाउट को जो है आसानी से पूछ सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए इस सवाल को। यहाँ पे एक मीनार दिया गया था, मीनार के पास बिंदु से कोई बिंदु C थी, जो इस बिंदु से यहाँ की बीच की दूरी 30 दिया गया था। यदि यहाँ से शिखर को देखा गया मीनार की तो 30 अंश का कोण बना, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी थी। हमें अब लगाना क्या है, हमें लगाना है tan। क्यों tan लगाना है, tan इसलिए लगाना है क्योंकि लंब और आधार का अनुपात पूछ रहा है, इसलिए हम सीधा सीधा क्या लगा देंगे tan 30 अंश बराबर लंब यानी कि हमारा h, आधार कितना दिया है 30, तो उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके h की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो इस प्रकार हमारा ये पहला सवाल जो है खत्म हुआ, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। हाँ तो बच्चों अब आप लोगों के सामने अगला सवाल है। अगला सवाल दिया गया है कि जिस समय, ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण 30 था, ठीक है, इसको सवाल को लिख दिया जाए। यानी कि क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, जिस समय, ठीक है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, ठीक है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, ठीक है, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। तो एक, ठीक है, स्तंभ की लंबाई 20 मीटर नापी गई, ठीक है। यानी कि अभी आप समझा रहे हैं, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखिए, ठीक है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 था तो एक स्तंभ की लंबाई कितना नापी गई 20 मीटर नापी गई। उन्नयन कोण याद रखिएगा 30 दिया गया है, तो स्तंभ की ऊंचाई यानी कि सेम जैसे अभी पिछला सवाल पढ़ा गया है, सेम उसी कैटेगरी का ये सवाल है। यानी कि कोई स्तंभ था, स्तंभ मतलब खंभा समझिए, ठीक है, स्तंभ मतलब कोई स्तंभ था जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई आप सभी लोगों को नहीं पता है, ठीक है, ऊंचाई ही ज्ञात करनी है। स्तंभ जब था, ठीक है, तो इस सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का क्या था उन्नयन कोण, ठीक है, 30 अंश था। यानी कि यहां से इसको नापा गया, ठीक है, ये स्तंभ ऊंचाई था, तो ये जो परछाई थी, परछाई जो थी वो 20 मीटर नापी गई। कितना नापी गई 20 मीटर, ठीक है। यानी कि ए भी एक स्तंभ है, ठीक है,
सी तक BC इसकी क्या है, परछाई है। ठीक है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। पर उन्नयन कोण कितना बना था, उन्नयन माने नीचे बनेगा, उन्नयन कोण मतलब कितना बनेगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो भैया इसमें भी वही अनुपात है, क्या इसको थीटा माने हो, ये हमारा लंब बना, ये आधार, ये तो 90 अंश के सामने का कोण है, मतलब 90 अंश कोण के सामने की ये भुजा है, तो ये कड़ बन गई, ये आधा, ये लंब, ये आधार। तो सीधा सीधा हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, tan 30 अंश। ठीक है, या फिर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है, tan, ठीक है, 30 अंश बराबर h बटे 20। tan 30 अंश का मान अभी बताया गया है, tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर h बटे 20। 20 से कम 20, ये आ जाएगा आपका कितना, 20/√3 बराबर h के। ये हो गया आपका आंसर। अभी नहीं हुआ, क्यों आंसर नहीं हुआ, आप लोग याद करिए जो पिछला सवाल बताया गया था। अभी हम बताए थे कि जब हर आपका अंडर रूट में आए, ठीक है, अंडर रूट में कोई संख्या है तो उसका सीधा सीधा क्या करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे। तो इधर लगा दिया जा रहा है h बराबर है 20 बटे अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा, यानी परिमेयीकरण हो गया, तो आ गया 20/√3 बटे में कितना, 3। ये रहा आपका आंसर। यानी कि जो खंबे की ऊंचाई होगी, ये ऊंचाई कितनी आएगी, 20/√3, ये सॉरी बटे 3 आएगा। ठीक है, बटे में कितना आएगा, 3 आएगा। इस प्रकार से हमारा जो है ये सवाल भी लग गया। सेम उसी कैटेगरी के जितने सवाल होंगे सब बता दिए जाएंगे पहले, उसके बाद तक आगे जो है आप लोगों को अगले तरीके का जो सवाल होगा उसको बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो देखिए अगला सवाल, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। सभी लोगों को अच्छे से पता है, मान लीजिए एक पेड़ है, ऐसे एक पेड़ होगा, आंधी आने के कारण जब आंधी आती है तो पेड़ टूटते हैं। ठीक है, किसी के करकट फूटते हैं, तो कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होता है, बिजली के खंभे टूट जाते हैं। तो भाई आंधी आने से एक पेड़ जो होता है टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, यानी कि ये आधे पर से जब टूट गया और टूटने के बाद इसे जमीन को ऐसे टच कर दिया ऐसे। ठीक है, अभी बता रहे हैं फिगर बना के, यानी कि टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, यानी कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और जो टूटा हुआ भाग होता है इस तरह मुड़ जाता है ऐसे कि वह जमीन को क्या करने लगता है, छूने लगता है। यानी कि ये अलग नहीं होता, ऐसे इसमें जुड़ा रहता है। ठीक है, ये अलग होके नहीं इसे टूटा ऐसे पड़ा रहेगा, ये टहनी उड़ जाएगी, मतलब उड़ जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये ऐसे जुड़ा रहेगा, और जुड़ने के बाद इस तरह से है कि उसका जो शिखर है जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, और उसके साथ जो इनका झुकाव है वो 30 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब समझ लीजिए, क्वेश्चन तो हमने पढ़ा, समझ भी लिया, फिर अब फिगर बना के समझेंगे। देखिए ध्यान से, सपोज करिए कि ये एक पेड़ है, ये क्या है, पेड़ है, आंधी आई, आंधी आने के कारण इसका यहां से जो पार्ट हुआ, यहां से यहां वाला पार्ट ये जो हो गया, क्या हो गया, आंधी आने के कारण टूट गया। टूटा हुआ जो भाग हुआ इससे ऐसे सट गया, ऐसे मतलब जमीन में ऐसे टच किया। ठीक है, ये अलग यहां से नहीं हुआ, इस प्रकार से ये टूटा कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इस प्रकार से ऐसे यहां से ऐसे जमीन को टच करने लगा, यहां से ये जड़ हुई। ठीक है, ये पेड़ का क्या आ गया, शिखर। शिखर तो पहले यहाँ पे था, आंधी आई, पेड़ टूटा, यहाँ से अलग नहीं हुआ, और मुड़ के शिखर यहाँ आ गया, और इसका आधार यहाँ हो गया। तो यहाँ लिखा गया है इसके साथ ये 30 अंश का कोण बनाता। तो यहाँ पे जो कोण बनाएगा वो कितना बनाएगा, 30 अंश का। क्या बनाएगा, 30 अंश का। और उसके बाद फिर कहा है जहां पेड़ को शिखर को, मतलब पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जहां पेड़ का जो ये शिखर था जमीन को छूता है। ठीक है, ठीक है, वो क्या है, 8 मीटर। इसके पाद से कितना मीटर दूरी पे है, 8 मीटर, यानी कि यहाँ की दूरी कितना है, 8 मीटर।
ठीक है, समझ गए आप सभी लोग। तो ये पेड़ की ऊंचाई बताना, तो ऊंचाई बताने के लिए देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये पेड़ कहीं रहा होगा, ठीक है, कैपिटल एच। मान लो इस पेड़ की पूरी ऊंचाई कितनी थी, कैपिटल एच थी। जब कैपिटल एच थी पूरी ऊंचाई, तो मान लीजिए ये जो टूटा हुआ पार्ट है, ये एच वाले स्मॉल एच वाले पार्ट से क्या हो गया, टूट गया। हम इस पार्ट को क्या मान ले रहे हैं, ये जो रेड वाला पार्ट इस बिंदु से यहाँ तक, यानी कि ये मान ले रहे हैं हम ए है, यहाँ मान ले रहे हैं बी, यहाँ सी, और ये पहले डी, ठीक है। यानी कि बी डी पहले पेड़ था, ए भाग से टूट गया, जो ए बी की ऊंचाई मतलब जिस पार्ट से टूट के वो झुका हुआ है, जहां से बचा हुआ है, उसकी लंबाई हम ए बी को क्या मान ले रहे हैं, एच मान ले रहे हैं। क्या मान रहे हैं, एच। और जो ये पार्ट टूटा है यहाँ से बी डी मतलब ए और क्या डी, एडी जो पार्ट ये टूट के यहाँ पे अब बना है एसी, ठीक है, एसी जो बन गया है, यानी कि ये भैया एडी तो है, ठीक है। ये पूरा इस पार्ट का क्या हो जाएगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, यानी कि पूरी ऊंचाई में से है वाली ऊंचाई घटा देंगे छोटी वाली, ठीक है। कहने का मतलब ये एच हो गया, ये पूरा मिला के क्या हो गया, कैपिटल एच। ये वाला पेड़ एच है, ये वाला भाग मान लो क्या है, एच है, और ये वाला जब जुड़ा हुआ है इसमें, जब तक आधी नहीं आई तब तक तो भाई कैपिटल एच था, जैसे टूट गया, ठीक है, अब क्या बच गया है, स्मॉल एच बच गया, और ये वाला कैपिटल एच वाला पार्ट का कुछ भाग तो ये टूटा है, तो कैपिटल एच में से क्या करेंगे, स्मॉल एच घटा देंगे, तो ये वाला पार्ट पता चल जाएगा। तो हाँ, इसमें अब हमें ज्ञात करना है पेड़ की पूरी ऊंचाई। तो पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, tan लगा के, यानी कि tan थीटा जब 30 लगाएंगे तो ये हमारा h होगा लंब, और ये हमारा आधार होगा। जब हम लोग tan लगाएंगे तो ये ऊंचाई आएगी, ठीक है। उसके बाद इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पे देखो आधार है, ये क्या हो गया, कर्ण, और आधार और कर्ण किसके लिए लगता है, आधार बटे कर्ण कॉस के लिए, यानी कि यहाँ पे हमें कॉस और tan दोनों को ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग लगाते हैं, पहले क्या लगाएंगे, त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। क्या ज्ञात करने के लिए, पहले यही वाली जहां से मतलब बचा हुआ पार्ट है जो पेड़ का, जो टूटा भाग जो झुका, उसे हम लोग पहले नहीं ज्ञात कर रहे हैं। पहले हम लोग जो बचा भाग जो खड़ा है, आधी मतलब आधी के सामना करके जो खड़ा हुआ बचा भाग है, जो भाग नहीं टूटा, पहले उसको ज्ञात करते हैं। में क्या ज्ञात करेंगे हम लोग, tan तीसरा बराबर h बटे कितना आ जाएगा, 8 के। तो tan तीसरा का मान 1 बटे √3 बराबर h बटे 8। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, 8 बटे √3 बराबर h के। तो इतना आ गया। आप प्रमेयीकरण भी कर सकते हैं, प्रमेयीकरण अगर करना चाहेंगे तो हो जाएगा 8√3 बटे 3 बराबर किसके आ गया, h के। ये तो अगर पूछता किस पार्ट से टूटा हुआ जो बचा हुआ भाग है उसकी लंबाई याद कीजिए, तब तो यहाँ तक आंसर हम लोगों का करेक्ट था, सही था, ठीक है। लेकिन हमें क्या याद करना, पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई याद करनी है, तो हम लोग पुनः लगाएंगे, पुनः यहाँ लिखेंगे, ठीक है, चाहे पहले इसको ज्ञात करो चाहे उसको ज्ञात करो। पुनः त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, cos 30 बराबर, पुनः क्या लगाएंगे, cos 30। अब cos कहाँ लग रहा है, ये हमारा कर्ण हुआ, ये हमारा क्या हुआ, आधार। कर्ण और आधार का रिलेशन है किसके साथ में, cos के साथ में, इसलिए हमने cos लगाया। तो कैपिटल H माइनस H बटे 8, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया cos 30 का मान होता है, cos 30 का मान होता है √3 बटे 2, √3 बटे 2 बराबर कैपिटल H माइनस स्मॉल h का मान कितना आया है, स्मॉल h का मान अभी ऐसे रहने दीजिए, स्मॉल h ही रखिए, बटे क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये इतना आया है, इतना आया है, ठीक है। अब इस वाले भाग को कहीं मिटा दें हम, ठीक है, लेकिन ये h का मान जो है हम लोग पहले यहाँ लिख देते हैं, अभी काम देगा। h बराबर कितना आया है, 8√3 बटे 3, ये याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद तब हम इसको मिटाएं, ठीक है। तो चलिए मिटाते हैं इसको। क्या आया यहाँ पे आया √3 बटे 2 बराबर h माइनस कैपिटल H माइनस स्मॉल h, यानी कि √3 बटे 2 बराबर कैपिटल H माइनस स्मॉल h बटे में क्या है, 8 है।
तो 8 का इधर गुणा हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 8 अंडर रूट 3 बटे 2 बराबर कैपिटल एच माइनस, अब स्मॉल एच का मान रख देंगे यहाँ से उठा के, कितना लिखा गया 8 अंडर रूट 3 बटे में 3, ठीक है 8 अंडर रूट 3 बटे में कितना लिखा गया है 3 लिखा गया। अब इस चीज को इधर लेके चले आइए, ठीक है इस चीज को इधर लेके चले आएंगे तो हो जाएगा 8 अंडर रूट 3 बटे 2 पहले से है, ये माइनस में है, ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 8 अंडर रूट 3 बटे 2 बराबर कैपिटल एच के, क्या आ जाएगा कैपिटल एच के। तो देखिए ये दोनों सेम सेम है, ये माइनस से इधर आएगा प्लस हो जाएगा, सेम सेम है, यानी कि 8 अंडर रूट 3 बटे 2 8 अंडर रूट 3 बटे 2, जब सेम सेम है तो हर हर बराबर है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 16 अंडर रूट 3 बटे 2, 16 का मतलब एक काट भी 2 का नाम 2 2 अठे 16, यानी कि भैया आ जाएगा 8 अंडर रूट 3 कैपिटल एच का मान, यानी कि पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई कितनी आ जाएगी 8 अंडर रूट 3, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा जो है सवाल भी आसानी से हम लोगों ने इसको समझ लिया, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो समझ में अगर आ रही होगी, यानी सवाल समझ में अगर आ रहे होंगे, अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप लोग जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। हाँ तो भैया अगला सवाल है आप लोगों का, बहुत ही सिंपल सवाल है, एकदम आसान सा सवाल है, लेकिन कैटेगरी अलग है, मतलब अलग तरीके का सवाल है, इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। कहा यदि एक मीनार की छाया, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की अंडर रूट 3 गुनी है, ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, अब तक तो हम लोग कोण से ज्ञात करते थे लंबाई या फिर मतलब उसकी दूरी को ज्ञात करेंगे, अब तक तो हमने लंबाई ज्ञात किया, अब की बार कह दिया कि उन्नयन कोण ज्ञात करो, अलग ना है। तो हाँ तो बहुत ही आसान सवाल, बस केवल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ लिखा गया है कि एक मीनार की छाया, तो पहले तो मीनार को हम लोग समझते हैं, मीनार एक कैसे बनेगी, सीधे सीधे मान लीजिए एक मीनार बन गई है, ठीक है, एक क्या बन गया है मीनार, ठीक है, ये एक मीनार बन गया है। तो बोल रहा है एक मीनार की छाया, छाया मतलब इस प्रकार से, छाया माने परछाई, जिसकी लंबाई की कितनी है, लंबाई के अंडर रूट 3 गुनी है। यदि हम लोग लंबाई को क्या मान लेते हैं एच, लंबाई हमें नहीं पता है, इसमें बोला है एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की अंडर रूट 3 गुनी है, क्या गुनी है अंडर रूट 3 गुनी है, तो लंबाई हमें नहीं पता, लंबाई को हम लोग क्या मानेंगे एच, क्या मानेंगे एच। अब फिर कहा है उसकी जो छाया है इसकी लंबाई की अंडर रूट 3 गुनी, यानी अंडर रूट 3 एच, क्या गुनी है अंडर रूट 3 एच गुनी है। तो उसका क्या ज्ञात करिएगा, उसका जो है कोण यानी कि थीटा का मान ज्ञात कीजिएगा, ठीक है, यानी कि उसके उन्नयन कोण को ज्ञात करिएगा। तो भैया एक ही का देखो लंब है, थीटा के सामने एक सीधा मतलब भुजा लंब होगा, हाई आधार हो गया, हाई थीटा हो गया, हाई 90 डिग्री के सामने का हो गया, कर से हमें मतलब नहीं है, हमें क्या लगाना पड़ेगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है बच्चों tan थीटा, तो हम लोग लगाएंगे क्या tan थीटा, tan थीटा बराबर में लंब, लंब का वैल्यू h बटे आधार अंडर रूट 3 h, एक कट गया, ठीक है। अब आ गया tan थीटा बराबर 1 बटा में अंडर रूट 3, 1 बटा में क्या आ गया अंडर रूट 3 आ गया, तो tan थीटा है, tan थीटा बराबर, अब यहाँ पे 1 बटा अंडर रूट 3 लिखा गया है, तो 1 बटा अंडर रूट 3 किसका मान होता है tan 30 अंश का, ठीक है। अब देखिए थीटा, थीटा की जगह क्या है 30 अंश है, तो यही ज्ञात करना था, यानी कि ये आ गया क्या उन्नयन, ठीक है, उन्नयन कोण, ठीक है, कितना बनेगा 30 अंश, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार के सवाल 2-3 सवाल हैं आपके बुक में, ठीक है, और भी पूछे जा सकते हैं, बोर्ड परीक्षा में थोड़ा बदल के भी पूछा जा सकता है, लेकिन इस तरह का यदि सवाल आपसे पूछा जाता है तो आप लोग जो है बहुत ही आसानी से लगाएंगे। इस तरह से सवाल जो है, एक और सवाल है आप लोग उसको भी समझिए, ठीक है, इस सवाल का जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो आगे का सवाल ठीक अभी पीछे वाले सवाल की ही तरह है, ठीक है,
लेकिन उसमें दिया गया था कि √3 गुना है, पर इसमें सारा का सारा मान दे रखा। सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर, सूर्य के प्रकाश में कितना मीटर? 45 मीटर ऊंची, ठीक है, ऊंची ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया, यहाँ मीनार नहीं लिखे थे पर समझ लीजिएगा मीनार की छाया, ठीक है, 45 √3 मीटर है। यानी कि कोई मीनार है, क्या है? कोई मीनार है जिसकी लंबाई दे रखा है 45 मीटर है, पर इसकी छाया जो है, ठीक है, 45 √3 दे दिया है, ठीक है। तो इसके कोण को ज्ञात कीजिए, उन्नयन कोण को ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का ये सवाल है, ठीक है। कहने का मतलब है एक कोई मीनार है जो सूर्य के प्रकाश में, ठीक है, यानी कि 45 मीटर की कोई मीनार है जो सूर्य के प्रकाश में, उसकी छाया जो है 45 √3 होती है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो भैया सूर्य का उन्नयन कोण बस बिल्कुल देखिए, यहाँ पे थीटा के सामने लंब, ये आधार है, 90 अंश के सामने कर्ण, कर्ण से मतलब ही नहीं है, तो लगाएंगे tan थीटा बराबर 45 लंब बटे आधार 45 √3, 45 गया कट, आ गया कितना? tan थीटा बराबर tan, ठीक है, यहाँ पे 1/3 पहले लिखिए, 1/3 किसका मान होता है? tan थीटा बराबर tan, ठीक है, 30 अंश। अब थीटा थीटा का कंपेयर कर दीजिए, तो थीटा बराबर कितना आ गया? 30 अंश। इसी प्रकार का सवाल जो है जैसे भी आएगा, ठीक है, आप लोग इत्मीनान से लगाइएगा, ठीक है। इसके जैसा जितने भी सवाल होंगे आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। बस दो लाइन के ही आंसर आएंगे, बस केवल सवाल को समझना है। इमेज को आपको सवाल को इस प्रकार से पढ़ के आप लोगों को इमेज बनाना। बोर्ड परीक्षा में आप लोग फिगर बना के ही सवाल को लगाएंगे, बगैर अगर फिगर के लगाएंगे तो आपका सवाल आधा अधूरा माना जाएगा, उसमें आपको आधा ही नंबर दिया जाएगा एग्जामिनर के द्वारा, ठीक है। इसलिए आप लोग विशेष सावधानी बरतिएगा, सभी सवाल को सॉल्व करके, ठीक है, करेंगे, फिगर के साथ करेंगे, ठीक है, फिगर के साथ ही सवाल पूर्ण रूप से सही माना जाएगा, ठीक है। इस बात को आप लोग दिमाग में रखिएगा। हाँ, तो देखिए बच्चों, एक सवाल जो लास्ट सवाल है इस वीडियो का, इसको अच्छे से समझिएगा। सर्कस का एक कलाकार, सर्कस तो आप लोग देखे ही होंगे, ठीक है, सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा था, ठीक है, और उसके बाद जो अच्छी तरह से तनी हुई थी और भूमि से सीधे खंभे में बांधा गया था। कहने का मतलब एक कोई खंभा था, इस तरह से एक कोई खंभा था, ठीक है, और 20 मीटर की एक रस्सी थी, ठीक है, इस खंभे के शिखर से और यहाँ जमीन में, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे खूंटा उठा रहा होगा किसी में, बांधा गया है, जो भूमि को इस तरह से इसको मिला दिया जा रहा है ना, भूमि को इससे मिला दिया जा रहा है, ठीक है। यानी कि देखिए ध्यान से, सर्कस का एक कलाकार जो था 20 मीटर की लंबी रस्सी, ये जो लंबी रस्सी है कितने मीटर की है? 20 मीटर की, 20 मीटर की लंबी रस्सी है। मान लीजिए वो कलाकार यहाँ था, ठीक है, यहाँ से इसे चढ़ रहा था, ठीक है, यहाँ से इसे आगे वो बढ़ रहा था, ठीक है, चढ़ रहा था, जो अच्छी तरह से क्या हुई थी? तनी थी, एकदम स्ट्रेंथ थी, एकदम तनी हुई थी, ठीक है, और भूमि के सीधे खंभे, भूमि से एक सीधा खंभा था, बांधा गया था, ठीक है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, ठीक है, भूमि के स्तर के द्वारा डोर द्वारा बनाया गया कोण, ये जो कोण है कितने अंश का बनाया गया है? 30 का। वहां देखिए बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है, भूमि द्वारा जो है ये डोरी और भूमि से, भूमि है ये और डोरी, और भूमि और डोरी के बीच का जो एंगल बना, जो कोण बना हुआ है 30 का है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो खंबे की क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई h, ठीक है। अब की बार आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये अलग टाइप का सवाल है, ये 90 डिग्री तो है भैया, इसके ठीक सामने का ये कर्ण पता आपकी बार, हमें क्या पता आपकी बार? कर्ण। और ये आपका इसके थीटा के ठीक सामने की भुजा क्या होती है? लंब। तो ये बेचारा बना आधार, ठीक है, आधार अभी हमें ज्ञात ही नहीं करना है। तो लंब और कर्ण का अनुपात किसके साथ में आता है? साइन के साथ में। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा लगाएंगे, थीटा का वैल्यू क्या लगाइएगा आप लोग? 30 अंश। तो साइन 30 अंश बराबर यच लंब बटे कर्ण कितना हो जाएगा? 20।
37 अंश का मान 1/2 होता है बच्चों। 37 अंश का मान कितना होता है? 1/2 होता है। तो h बटे क्या हो जाएगा? 20। h बटे कितना हो जाएगा? 20। आप ऐसे 2 का वहां में काट दीजिए, लेकिन इसको ऐसे करिए। ये कितना हो जाएगा? 20 से कम 20 बटे में 2 बराबर में h 2 एक कम 2 2 दहा में 10। h बराबर कितना आ गया? h बराबर में आप लोगों का आ गया 10 मीटर। तो ये लंबैया कितनी थी खंभा की? खंभा की ये जो लंबाई थी वो थी भैया 10 मीटर। बस मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इसको खूब मेहनत से, ठीक है, आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। बाकी के सवाल जो है आप लोगों को अगली वीडियो यानी कि अगले संडे को, ठीक है, मिलेगी, ठीक है। बस राम राम जी की, धन्यवाद।